हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी वहाँ पे कि किसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए आइडियल ऑप एम्प के लिए। तो उनमें से कुछ वैल्यूज यहाँ मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 और ओपन लूप गेन की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज की मदद से हमने दो पावरफुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स कंक्लूड किए थे, जिसमें ये था कि इनपुट टर्मिनल्स में करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मीन्स इनपुट में कोई करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फ्लो नहीं करेगा और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज की वैल्यू बच्चों क्या होगी, इक्वल होगी, जिसे हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से नाम से जानते थे। बात समझ में आई? तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। इस शब्द का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा किया जाएगा। कई सारे चैप्टर्स में, कई सारे टॉपिक्स में आपको ये शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है क्या। तो बच्चों, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक शब्द इस्तेमाल किया है, तो आप समझ लेना कि उस डिवाइस के आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशन है, उसको ग्राफिकली शो करना क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। बात समझ में आई? तो चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर है भाई, अब तक के लेक्चर में आपने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट में हमें क्या अप्लाई करना है, वोल्टेज, और आउटपुट में भी आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज। तो ओपैम का जो आउटपुट वोल्टेज है वो उसके इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। दैट्स वाई ओपैम इज कॉल्ड वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। बात समझ में आई बच्चों? मीन्स इनपुट में भी वोल्टेज और आउटपुट में भी वोल्टेज। तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज ओपैम का इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, उसको ग्राफिकली शो करेंगे। तो वो जो ग्राफ बन के आएगा, दैट ग्राफ इज नोन एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बात समझ में आई बच्चों? मीन्स करना क्या है आपको, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं प्लॉट। तो सबसे पहले तो ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज को रखना है। यहाँ देखिए, मैंने एक्स एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज को रख दिया। आउटपुट वोल्टेज को हमें वाई एक्सिस पे रखना है। ये हो गया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमें रखना है आउटपुट वोल्टेज को। यहाँ हो गया इनपुट वोल्टेज, वी आई लिखो या वी डी लिख लो भाई। ओपैम में जो इनपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वी डिफरेंस होता है। और यहाँ हो गया बच्चों आउटपुट वोल्टेज। तो मैंने आपको जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट बताया था, तो उसमें बताया था कि आइडियल ओपैम के लिए, अभी हम फिलहाल आइडियल ओपैम के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आउटपुट की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इनपुट वोल्टेज के कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाइड होकर मिलती है। मीन्स बच्चों, अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो V नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, VI होगा। यहाँ आउटपुट और इनपुट के वोल्टेज में क्या रिलेशन है, तो दोनों के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मीन्स लीनियर रिलेशन है। इट मीन्स अगर हम इनपुट को चेंज करें तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा उसके प्रोपोर्शनल में। तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाता है, लीनियर रिलेशन। तो अब करना क्या है आपको, यहाँ आपको ग्राफ बनाना है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में। और अभी आपने देखा कि
इन आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के साथ लीनियरली वैरी कर रहा है। मीन्स जैसे जैसे आप आउटपुट इनपुट वोल्टेज को आप इंक्रीज करोगे, आउटपुट वोल्टेज उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होता जाएगा। बट आउटपुट वोल्टेज एक सर्टेन वैल्यू तक ही इंक्रीज करेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है। ऐसा कोई अभी मैं थ्योरी आपको नहीं बता रहा हूँ कि कोई हमारे पास आउटपुट और इनपुट में कोई रिलेशन है जिससे हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। आपको हायर सेमेस्टर में सिखाया जाएगा कि कैसे आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में रिलेशन फाइंड आउट करना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो उसके लिए बच्चों आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं सर्किट के बारे में डिस्कशन नहीं करवा रहा हूँ, हम सिर्फ उसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअल सर्किट ऑप एम्प का क्या है ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशन आएगा वो हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए अभी के लिए एक्सपेरिमेंटली हमने आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज को ऑब्जर्व किया और जो वहाँ से डेटा मिला उसको हमने ग्राफ पे पुट किया, तो कुछ इस तरीके का शेप आया। और शेप में क्या हुआ कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होता गया, उसके प्रोपोर्शनल में लीनियरली चेंज हुआ और उसके बाद एक सर्टेन वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको कोशिश किया है यहाँ मैथमेटिकली समझाने का, बट ये सेचुरेशन क्यों हो रहा है ये आप तभी जानोगे जब आपको एक्चुअल रिलेशन पता रहेगा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में। फिलहाल एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने ये चीज को देखा है कि आउटपुट वोल्टेज एक सर्टेन लेवल पे जाके कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे बच्चों ये कांस्टेंट होगा वो उस ऑप एम्प का सप्लाई वोल्टेज होगा। यहाँ सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू हमने मान लिया वीसेट ले लिया। आपको याद होगा ऑप एम्प में, जैसे अगर कोई ऑप एम्प है, ये इसका इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये आउटपुट वोल्टेज, यहाँ सप्लाई देते थे हम लोग, आपको याद होगा। तो मान लिया कोई ऑप एम्प में हमने 10 वोल्ट सप्लाई दे दिया, तो जब यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो आउटपुट वोल्टेज उसी के प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होगा। लेकिन कहाँ तक इंक्रीज होगा, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट तक जैसे पहुँचेगी उसके बाद आप कितना हो इनपुट वोल्टेज को आप इंक्रीज कर लो, आउटपुट वोल्टेज बढ़ने वाला नहीं है। और आप ऐसे कॉमन सेंस लगाइए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कभी भी इसके सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के लीनियरली इंक्रीज हुआ है, फिर जाके क्या हो गया है, कांस्टेंट। तो यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज है उसको मैं वी सेट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों वी सेट की वैल्यू, ठीक है। यही चीज निगेटिव वोल्टेज के लिए भी होगा। जब हम निगेटिव के लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो पहले तो आउटपुट वोल्टेज लीनियरली वैरी करेगा, उसके बाद जैसे ही निगेटिव सप्लाई के वैल्यू के इक्वल होगा आउटपुट वोल्टेज, वैसे ही इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ इसकी वैल्यू माइनस वी सेट पे पहुँचेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, मीन्स ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो फंडा है ये हम हर बार नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फंडा तभी अप्लाई होगा जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट के साथ लीनियरली वेरी करेगा। मीन्स ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू किसके इक्वल है, ए नॉट एल इंटू वी आई के इक्वल है या वी डी के इक्वल है। और यहाँ बच्चों आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू प्लस वी सेट है, ठीक है। और यही चीज़ निगेटिव के लिए है, माइनस वी सेट है यहाँ पे। तो बच्चों ये जो पूरा रीजन है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, और इस रीजन की बात करूं,
तो आप मुझे बताओ कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल किस रीजन में है? तो सिर्फ इस रीजन में है। इस रीजन में बच्चों आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई दिस रीजन इज कॉल्ड लीनियर रीजन। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर रीजन बोलेंगे। ठीक है। और इधर के दोनों रीजन को क्या बोलेंगे हम? सैचुरेशन रीजन। और इधर भी बच्चों क्या होगा? सैचुरेशन रीजन। बात समझ में आई? तो ये जो ग्राफ बन के आया बच्चों, इस ग्राफ को आप क्या बोलोगे? आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक लगभग इसी शेप का आता है। तो जब आपको प्रैक्टिकल ओपैम्प पढ़ाया जाएगा हायर सेमेस्टर में, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे लगभग इसी शेप का होता है। ठीक है। फिलहाल हम आइडियल ओपैम्प पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो ग्राफ बन के आया, ये क्या आया? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करता है बच्चों? आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, ये ग्राफिकली शो करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, तो इसको जरा कंक्लूड करते हैं। भाई आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर V सेट से कम है, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू A नॉट L इंटू वी आई है, मीन्स V नॉट प्रोपोर्शनल टू वी आई है। और इस रीजन को बच्चों हम लोगों ने नाम दिया लीनियर रीजन। लीनियर रीजन। और अगर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू V सेट से ग्रेटर या उसके इक्वल हो गई, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? V सेट हो जाती है, एंड दैट रीजन इज नोन एज सैचुरेशन रीजन। बात समझ में आई? तो यहां से एक चीज हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि ओपैम्प के अंदर दो मैकेनिज्म होगा। पहला जो मैकेनिज्म होगा वो लीनियर रीजन वाला होगा, और दूसरा मैकेनिज्म सैचुरेशन रीजन वाला होगा। तो किसका क्या नाम रखना है भाई? दोनों मैकेनिज्म में को किस नाम से हम पुकारेंगे, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी फिलहाल बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो रीजन में वर्क करता है, लीनियर रीजन और सैचुरेशन रीजन में। बात समझ में आई? तो आई होप आपको एक एक चीज़ें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड समझ में आ गई। आइए इस चीज़ को हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से और समझते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल में दो टाइप के, दो वैरायटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन का टाइप एक ही है। दोनों क्वेश्चन के लिए आपको इस ओपैम्प की आउटपुट वोल्टेज की कैलकुलेशन करनी है, जबकि इनपुट टर्मिनल्स का वोल्टेज गिवन है। ठीक है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सप्लाई वोल्टेज और इसका ओपन लूप भी गिवन है। तो कैसे हम इसके आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, आइए हम देखते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो वैल्यू ले सकता है। एक तो वैल्यू हो सकती है आउटपुट वोल्टेज की वी आई में ए नॉट एल का मल्टीप्लिकेशन होगी, और दूसरे केस में आउटपुट वैल्यू उसके सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो सकती है। अभी हम लोगों ने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में देखा है। तो दोनों वैल्यू अलग अलग रीजन में होगी। भाई ये वाला होगा लीनियर रीजन में और ये वाला होगा सैचुरेशन रीजन में। कैसे आपको लीनियर रीजन और सैचुरेशन रीजन चेक करना है, तो यहाँ आप अभी देख के नहीं बता सकते। उसके लिए मैंने आपको अभी कंडीशन बताया है कि अगर V नॉट की वैल्यू लेस देन V सेट है तो लीनियर रीजन होगा, और अगर ग्रेटर है तो सैचुरेशन रीजन होगा। तो अभी तो यहाँ पता है नहीं कि कौन सा रीजन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर को
ये एज्यूम कर लेना है कि ये लीनियर रीजन में। तो एज्यूम ऑप एम्प इज इन लीनियर रीजन। ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया कि ऑप एम्प जो है वो क्या है, लीनियर रीजन में है। तो जब लीनियर रीजन में है तो लीनियर रीजन में ऑप एम्प के आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट एल इंटू वी आई। ए नॉट एल बच्चों गिवन है 10⁻⁶, वी आई की वैल्यू पॉजिटिव वोल्टेज सॉरी नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग के वोल्टेज के इक्वल होती है। और ये बच्चों गिवन है, आप देखिए नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज कितना गिवन है, 5 माइक्रोवोल्ट, और नेगेटिव वाले पे 0 है। मीन्स V पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 वोल्ट, और V नेगेटिव है 0 वोल्ट। तो ये वैल्यू जिसमें पुट करते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 0, आंसर हो गया 5 वोल्ट। अब यहाँ 5 वोल्ट की वैल्यू आप देखो 10 वोल्ट से क्या है, लेस है। मीन्स V आउटपुट लेस देन क्या है, V सप्लाई है, सप्लाई से क्या है, लेस है। देयरफॉर जो हमने एजम्पशन लिया है वो क्या है, करेक्ट है। तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज करेक्ट। तो अगर हमारा एजम्पशन करेक्ट है, देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल बी 5 वोल्ट। बात समझ में आई? तो देखा आप लोगों ने कैसे हमने आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया। एग्जैक्टली यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहाँ भी हमें क्या एज्यूम करना है कि ऑप एम्प किस रीजन में है, लीनियर रीजन में है। ठीक, तो जब लीनियर रीजन में होगा तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ए नॉट एल इंटू वी आई होगी, और सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं 10⁻⁶, और ये नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। तो इस बार बच्चों नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज यहाँ पे देखो 5 मिली वोल्ट गिवन है। तो 5 मिली वोल्ट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻3, नॉन सॉरी इन्वर्टिंग का 0 है, ये आ गया 5 इंटू 10⁻³ मीन्स 5000 वोल्ट। एंड दिस 5000 वोल्ट इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर आ गई किससे, सप्लाई वोल्टेज से। तो अगर बच्चों ये केस होता है, ये कंडीशन होता है, तो ऑप एम्प किस रीजन में होता है, सैचुरेशन रीजन में। यानी कि जो हमने एजम्पशन लिया है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। ऑप एम्प किस में है भाई, सैचुरेशन में है। और जब ऑप एम्प सैचुरेशन में होता है तो उसके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू उसके सप्लाई के इक्वल होती है, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होती है। तो इस केस में बच्चों आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 वोल्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आप 5 वोल्ट आंसर दे दोगे और खुश हो जाओगे, सॉरी 5000 वोल्ट देके आंसर आप खुश हो जाओगे, तो ये गलत है। क्योंकि ऑप एम्प का वोल्टेज उसके सप्लाई वोल्टेज से अधिक नहीं जा सकता है। बात समझ में आई? तो यहाँ देखिए मैंने इस बात को यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा है मैंने कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर वेरीज लीनियरली इन लीनियर रीजन। सही बात है, लीनियर रीजन में लीनियरली वेरी करेगा, बट इट कैन नॉट एक्सीड सप्लाई वोल्टेज। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट बच्चों आपको अपने दिमाग में रखना है, और इस पॉइंट का ध्यान में रखते हुए ही आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वोल्टेज का कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन आपको बहुत देते हैं। ये आपको वैल्यूज दे देगा और आप सीधे सीधे ये फार्मूला अप्लाई करोगे, आंसर निकालोगे और खुश हो जाओगे। आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑप एम्प जो है वो किस रीजन में है, क्योंकि यहाँ पे
ओप एम्प के वोल्टेज की वैल्यू दो हो सकती है, ए नॉट एल इंटू वी आई या फिर उसके सप्लाई वोल्टेज की। बात समझ में आई? आई होप बच्चों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ से एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि ओप एम्प में जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो इनपुट वोल्टेज में किसी फैक्टर का मल्टीप्लाई होके आ रहा है, और यही फैक्टर बच्चों क्या कहलाता है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या फिर गेन। आप इसको क्या बोल सकते हो? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन। ठीक है, तो अगर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू बच्चों ये अगर आ रही है, इट मीन्स हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्प्लीफिकेशन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आई भाई? अगर आउटपुट वोल्टेज इतना आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अब ये आउटपुट वोल्टेज किस रीजन में आता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये आउटपुट वोल्टेज तभी होगा जब ओप एम्प क्या होगा? लीनियर रीजन में होगा। इट मीन्स ओप एम्प को अगर एम्पलीफायर की तरह ट्रीट करना है या एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना है तो हमें उसको किस रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा? लीनियर रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई भाई? अगर हम सेचुरेशन की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है वी सेट या वी सप्लाई के वी सप्लाई के इक्वल फिक्स हो जाता है। आप इनपुट वोल्टेज कितना हो चेंज कर लो, आउटपुट वोल्टेज टच से मस होने वाला नहीं है। ये वी सेट पे या वी सप्लाई पे फिक्स हो गया। तो क्या बच्चों इस केस में एम्प्लीफिकेशन का एक्शन परफॉर्म होगा? नहीं, एम्प्लीफिकेशन एक्शन ये है कि इनपुट वोल्टेज का मल्टीप्लाई होके आउटपुट में कुछ वोल्टेज ऑब्टेन करना। ठीक है, जो कि सैचुरेशन रीजन में नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ओप एम्प को एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना है तो हमें उस ओप एम्प को किस रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा? लीनियर रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी पॉइंट का आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो क्या मैंने बोला कि ओप एम्प acts as an amplifier means उसका आउटपुट वोल्टेज ए नॉट एल तब होगा जब when op amp will be in linear region, will be in linear region। ठीक है, इसी को मैं एक और लैंग्वेज में लिखना चाहूंगा कि फॉर एम्प्लीफिकेशन एक्शन op amp should be in linear region। बात समझ में आई? अगर मुझे एम्प्लीफिकेशन का एक्शन परफॉर्म करवाना है, एम्प्लीफिकेशन एक्शन के लिए op amp को लीनियर रीजन में होना अति आवश्यक है बच्चों। ठीक है, उसे सैचुरेशन रीजन में नहीं जाना है। बात समझ में आई? और सैचुरेशन रीजन में कब जाएगा? जब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आई? तो इस पॉइंट को हम लोग और भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप आपको इस लेक्चर के हर एक पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मैं फिर से बताना चाहूँगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि
बिना इस कैरेक्टरिस्टिक के आप आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आना चाहिए। मैंने अच्छे से समझाया, अभी आपको एग्जाम्पल की मदद से भी समझाया, ठीक है। तो अब इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।